जय हिंद दोस्तों, मैं अवधेश सर अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट साइंस बक्सर ऑफिशियल की तरफ से धन्यवाद। साथियों, आपके बीच जो है आज लेकर आए हैं, पहले स्याही चेंज कर लेते हैं, लेकर आए हैं वर्ग 9 के मैथ विषय से अगला भाग, जो आपको पिछला वीडियो जो आपको दे चुके हैं उसके अगला भाग लेकर आए हैं। प्रश्नावली 1.2 मैथ पार्ट से है, प्रश्नावली 1.2। तो इसमें प्रश्नावली 1.1 आपको दे चुके हैं, अब जो है 1.2 आपको दे रहे हैं। तो आपसे निवेदन है कि यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सदस्य नहीं बने हैं, तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन घंटी को दबाएं और लाइक कमेंट करते हुए अधिक से अधिक शेयर करें ताकि अन्य बच्चों के पास भी यह वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए विलंब न करते हुए आपको बहुत ही कम समय में आपको लगातार जो है एक एक चैप्टर का आंसर क्वेश्चन जो है कराएंगे, ताकि आप कहीं भी बैठिएगा, घर पर हो, किसी रिश्तेदार में गए हो, कहीं गए हो, तो आप बेहिचक जो है मोबाइल खोलिए और यूट्यूब स्मार्ट साइंस बक्सर ऑफिशियल सर्च कीजिए और अपना जो है समय बर्बाद ना करें, वहां पर भी बैठकर पढ़ सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं प्रश्नावली 1.2 में पहला क्वेश्चन क्या कहता है। पहला क्वेश्चन कहता है कि निम्न कथनों में से कौन सा सत्य और कौन सा असत्य है, तर्क सहित उत्तर दो। यानी उसका कारण सहित जो है आपको उत्तर देना है। जो आप मैट्रिक के एग्जाम देने जाएंगे या 9th का एग्जाम देने जाएंगे तो इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछेगा, तो इसी में से उठाकर पूछेगा, इसलिए आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी आपको करा रहे हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कहता है। पहला क्वेश्चन कहता है कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। प्रत्येक अपरिमेय संख्या यानी वह संख्या जो पूर्णतः विभाजित न हो, जिसका वर्गमूल नहीं निकल सकता हो भाज्य संख्या से, तो वह संख्या क्या कहलाती है? अपरिमेय संख्या कहलाती है। वह कौन सी संख्या कहलाती है? अपरिमेय संख्या। तो इसका उत्तर जो है आप देंगे। देखिए आपको जो है यहाँ पर उत्तर आपको दे रहे हैं। क्या कहता है कि हल लिखे हैं नीचे, तो देखिए क्या कहता है 1 का, यह कथन जो है सत्य है। क्या है? सत्य है। यह कथन क्या है? बिल्कुल ही सत्य है, क्योंकि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। जी हाँ, कैसे होती है? तो देखिए इसका कारण क्या दिया जा रहा है कि वास्तविक संख्याएं परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का समूह होता है। क्योंकि वास्तविक संख्याएं जो होती है वह परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों का समूह होता है, दोनों जो इसमें मिश्रित रहती है। इसी कारण से जो है कहता है कि अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। जैसे 3 भी है तो यह अपरिमेय संख्या है, 4 है, 5 है, इस तरह से लिखेंगे ना, तो ये सारा जो है एक वास्तविक संख्या के रूप में यह क्या है? परिमेय और अपरिमेय का समूह है। तो उसमें से आप छांट नहीं सकते हैं कि केवल अपरिमेय ही संख्या है। इसी कारण से इसको कहेंगे कि यह बिल्कुल कथन सत्य है। इसका उत्तर क्या लिखेंगे? सत्य है। नंबर दूसरा देखिए क्या कहता है। दूसरा नंबर कहता है कि एक संख्या रेखा पर स्थित प्रत्येक बिंदु के रूप में होती है जहां m एक प्रकृत संख्या है। यानी प्रत्येक बिंदु पर √m करणी m के रूप में होती है, जहां m एक क्या है? प्रकृत संख्या होती है। तो इसका आंसर देखिए क्या देंगे। इसका आंसर, दूसरा का आंसर लिखेंगे कि दूसरा का कि यह कथन जो है असत्य है। क्यों असत्य है कथन? तो कहता है कि 3 एक वास्तविक संख्या है, लेकिन यह क्या है? यह किसी भी प्रकृत संख्या का वर्गमूल नहीं है। किसी भी प्रकृत संख्या का वर्गमूल नहीं है। इस कारण से हम कह सकते हैं कि √m के रूप में होती है, जहां m एक प्रकृत संख्या है। यह कहना क्या हो जाएगा? बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। अब यहीं पर 9 ले लेंगे।
9 ले लेंगे करणी के अंदर m के जगह पर, तो इसका वर्गमूल निकल जाएगा 3, निकल जाएगा ना 3। लेकिन जो है 3 है जो क्या कहता है, 3 जो है एक वैसी संख्या है, एक वैसी प्रकृत संख्या है जो उसको रूट अंडर m के जगह पर 3 रख देंगे तो उसका वर्गमूल नहीं निकल सकता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि यह कथन क्या है, बिल्कुल ही असत्य है। चलिए अब देखते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। नंबर 3 नंबर है ना, यहाँ पर कहता है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है, यानी जितनी भी वास्तविक संख्याएं होती है वह एक अपरिमेय संख्या होती है, बिल्कुल ही नहीं। तो इसलिए इसका उत्तर लिखेंगे असत्य, क्योंकि 3 एक वास्तविक संख्या है परंतु यह एक अपरिमेय संख्या क्या बोलते हैं, नहीं है, अपरिमेय संख्या नहीं है। यहाँ पर जो है परिमेय संख्या नहीं है, उसमें जो है एक तरह से क्या कहता है, देखिए क्वेश्चन देख लीजिए यहीं पर कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक परिमेय संख्या होती है, यानी जितनी भी वास्तविक संख्या होती है वो सभी जो है अपरिमेय संख्या नहीं होती है। इसका कारण है कि 3 एक वास्तविक संख्या परंतु वह एक अपरिमेय संख्या नहीं है। ठीक है, देख लिए यह आपका पहला क्वेश्चन। अब एक्सरसाइज 1.2 का चलेंगे दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। अब इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, जूम कर लेते हैं। देखिए जूम कर लेते हैं, क्वेश्चन पहले पढ़ लीजिए। प्रश्नावली 1.2। देखिए प्रश्नावली क्या कहता है कि प्रश्नावली 1.2 में कहता है दूसरा नंबर क्वेश्चन कि क्या सभी पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय संख्या होते हैं, यदि नहीं होते हैं तो किसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो परिमेय संख्या हो। बिल्कुल बिल्कुल देना है। तो देखिए उत्तर कहता है क्या कि सभी पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय संख्या होते हैं। जी नहीं, नहीं होते हैं। तो सभी पूर्णांक के अपरिमेय संख्या नहीं होती है, इसका उत्तर लिखेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि जैसे देखिए √9 का वर्गमूल निकालिएगा तो 3 निकलेगा ना, तो 3 एक परिमेय संख्या है और यह एक अपरिमेय संख्या नहीं है। लेकिन उसी √3 को करणी के अंदर रख देंगे 9 के जगह पर, तो वह क्या हो जाएगी, वह अपरिमेय संख्या हो जाएगी। लेकिन 9 रख दिया तो 9 का वर्गमूल निकल जाएगा 3, इसलिए 3 जो है क्या है, एक परिमेय संख्या है और यह एक अपरिमेय संख्या नहीं है। ठीक, चलिए इसके बाद देखते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, दूसरा देख ले। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। तीसरा नंबर क्वेश्चन कहता है 3 नंबर, आपका यहाँ पर 3 नंबर क्वेश्चन है। कहता है कि दिखाइए कि संख्या रेखा पर √5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। यानी जब आप ग्राफ पेपर बनाइएगा तो उस पर क्वेश्चन आ जाएगा कि √5 को संख्या रेखा पर दर्शाइए। तो देखिए पहला नंबर इसका क्या सर्च करना है, पहला सर्च करना है कि √5 एक पॉजिटिव संख्या है कि नेगेटिव संख्या है। तो पॉजिटिव संख्या है तो पॉजिटिव संख्या की ओर इसको जो है चिन्हित करेंगे। तो देखिए कहता है हल, कहता है क्या कि यहाँ पर एक आकृति बनी हुई आकृति है ना, तो कहता है कि आकृति में दर्शाए गए अनुसार एक संख्या रेखा खींचो। देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक एक संख्या रेखा खींची हुई है, बीच में यहाँ पर O एक बिंदु है। क्या है, O एक बिंदु है ना, यहाँ पर O, तो ये O एक बिंदु है, खींच दिया। O के इधर साइड में देखिए 1 2 3 4 बिंदु है। तो 4 बिंदु है, तो हमको क्या दर्शाना है, √5 को। तो √5 का वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आएगा, लगभग जो है 2.2 पॉइंट इस तरह से आएगा। तो यानी 2 के बाद जो है हम दर्शा सकते हैं √5 को। देखिए यहाँ पर जो PQRS 3 गो रेखा ऊपर सा रही ना, तो S हो गया आपका √5। कैसे ही आएगा √5, अब कैसे दर्शाएंगे आपको विधिवत समझाएंगे। केवल कोई भी आपको पढ़ाएगा तो केवल एक आपको √5 के बारे में केवल बता देगा कि इकाई अंक मान लीजिए 2, इकाई अंक मान लीजिए 3, और 2 और 3 का लंब कर्ण निकाल दीजिए, लंब स्क्वायर जोड़ाधार स्क्वायर आप बना लीजिए। तो आप बनाकर केवल एक ही के बारे में जाने, लेकिन √5 ये आता कहाँ से है
इसके बारे में आपको बारे में जो है बारीकी से आपको डिटेल्स आपको दे रहे हैं। देखिए अब आकृति खींचिए, तो 0 से लेकर आए 1 तक आए ना, तो 0 से 1 तक हो गया यह एक संख्या, ठीक। 1 से 2 तक तो यह हो गया 2 संख्या, 2 से 3 तक तो 3 संख्या, 3 से 4 तक तो 4 संख्या हो गया। लेकिन हमको क्या दर्शाना है? 2 तक, क्योंकि दर्शाना क्या है? √5, यही ना दर्शाना है। अब देखिए क्या कहता है कि O को केंद्र मान लेंगे। O को क्या केंद्र मान लेंगे? O। अब जो है O से 1 पे से उठाएंगे B और A, BA दिख रहा है ना, तो BA एक लंब हो गया। क्या हो गया? एक लंब हो गया। अब इसको थोड़ा हम वीडियो जो है छोटा करते हैं। छोटा करेंगे तो आपको जो है बिल्कुल आसानी से समझने में जो है बिल्कुल जो है परेशानी नहीं होगी, ठीक है। अब देखिए, अब आप देख रहे हैं ये आकृति देख लिए। अब देखिए क्या कहता है, आकृति कहता है कि AB क्या है? यह AB जो है क्या है? AB, यह है ना AB, यह AB। तो AB बराबर क्या है? 1 इकाई लो, इसको 1 मानो। अब जो है OB बराबर कहता है कि OB है ना, OB, तो O से B ये है ना OB, तो OB को जो है क्या करते हैं? निकालते हैं। तो अब देखिए आपको जो है यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं, पहले समझ जाइए तब चलेंगे क्वेश्चन पर। अब यहाँ पर यही ना है कि यह संख्या रेखा है, यह O है और यहाँ से मेन सेंटर हो गया। अब यहाँ पर 1 आया, 1 से जो है क्या करता है? 1 जो है लंब खींचता है, कहाँ पर? B से A तक, तो ये 1 हो गया और O से यह जो है कर्ण हो गया। तो देखिए A पर क्या है? लंब बनता है, S पर लंब बनता है, तो यह हो गया कर्ण और यह हो गया लंब और यह हो गया आधार, हो गया ना। तो आप पढ़े हैं कि OB बराबर कर्ण बराबर क्या होता है? लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। OB स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। लेकिन OB को मान निकालेंगे तो इसको क्या करेंगे? लंब स्क्वायर अर्थात AB का होल स्क्वायर आप प्लस दे देंगे किसी का? OB का मान निकाल रहे हैं, OA का होल स्क्वायर कर लेंगे ना। अब देखिए AB का मान कितना है? AB का मान है 1, तो 1 का वर्ग प्लस OA का मान कितना है? 1, तो 1 का होल स्क्वायर। दोनों को करेंगे तो क्या आएगा? 1 + 1 √, तो ये कर देंगे तो इसका आंसर कितना आएगा? √2 आएगा ना। तो OB कितना हो गया? √2, यानी कर्ण आपको मालूम हो गया √2। अब चलते हैं क्वेश्चन पर। इस तरह से आपको जो है निकाल लेना है। अब क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है यहाँ से, अब चलिए इसका आंसर यहाँ से दे रहे हैं। आकृति यहाँ पर समझ गए तो OB निकल गया कितना? OB निकल गया √2। देखिए यहाँ पर है ना, केंद्र O और त्रिज्या OB बराबर √2 से क्या कहता है? √2 से एक बिंदु P रेखा पर अंकित, कहता है कि OB बराबर √2 हो गया। केंद्र O से त्रिज्या OB बराबर √2 से एक बिंदु P संख्या रेखा पर अंकित करो, एक संख्या रेखा पर अंकित करो। तो अब B से जो है देखिए यहाँ से गिरा हुआ है, यहाँ पर P पर गिरा है ना, P पर, यहाँ पर P पर, तो ये हो गया √2। इसी तरह से पुनः OB पर BC लंब OB खींचो, BC यहाँ पर है ना BC, तो ये हो गया BC। तो BC लंब किस पर खींचना है? BC लंब OB। तो BC लंब OB पर खींच दिए तो OB क्या हो गया? यहाँ पर ये 90 डिग्री का कोण बन गया। तो 90 डिग्री का कोण बन गया तो √2 का हो गया? आधार हो गया। और BC क्या हो गया? लंब हो गया। और OC का मान निकालना है। तो देखिए OC बराबर क्या कहता है कि लंब स्क्वायर
जोड़ आधार स्क्वायर या आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर लिख सकते हैं। तो अब जो है यह कर्ण जो था इसका क्या हो गया, बेस बन गया, आधार बन गया। तो अब जो है रूट 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो रूट 2 का वर्ग करेंगे तो 2 होगा और 2 प्लस 1 यानी रूट 3, तो रूट 3 आपका आ गया ना। उसी तरह से आप जो है ये ओसी का मान जो है आप निकाल लिए, ओसी का मान निकल गया ना, ओसी का मान निकल गया रूट 3। उसी तरह से जो है ओडी का मान निकालेंगे, उसी तरह से ई का मान निकालेंगे। तो इस तरह से देखिए रूट 3 संख्या रेखा पर बिंदु क्यू पर, तो क्यू है ना, पी के बाद क्यू, देखिए डॉट डॉट आ रहा है ना क्यू के पास, तो यह क्यू पर रेखा जो है आकर लग गई। उसी तरह से क्या कहता है, अब यहाँ पर थोड़ा आपको जूम कर लेते हैं। अब देखिए वही कहता है कि रूट 3 का मान आ गया, रूट 2 आ गया, तो ओ बी बराबर, ये ओ बी बराबर हो गया रूट 2, ओ सी बराबर हो गया रूट 3, तो ओ बी आ गया पी पर, दिखा दिया रूट 2। अब जो है ओ सी यानी रूट 3 का मान आ गया ये क्यू पर, देखिए यहाँ से जो है डॉट 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 आया है ना, आ गया है यहाँ तक क्यू पर। अब आर का मान निकालेंगे तो आर आ जाएगा, ये हो जाएगा। तो इस तरह से इसका मान निकालते हैं, तो ये जो है देखिए यहाँ पर आ गया आर पर। अब जो है ई लास्ट है, यह है रूट 5 का, यानी 2 के बाद जो है रूट 5 का इसको दिखा रहा है। अब देखिए रूट 5 कैसे आएगा, तो ये आप निकालिएगा तो ये आ जाएगा रूट 4 आ गया। अब जब इसी तरह से इसको लंब मान दीजिएगा डी का, तो क्या बोलते हैं, ईडी लंब ओसी। अब इसको मान देंगे ईडी लंब ओसी, तो ईडी लंब क्या हो जाएगा, ईडी लंब ओडी पर, तो ई रूट 4 आ जाएगा। उस तरह से करते करते तो इसमें जो है क्या हो जाएगा, ये आधार हो गया, लंब हो गया, और ये जो है कर्ण हो गया। कर्ण कौन सा है, ई से लेकर ओ तक। तो अब इसको निकालेंगे कि लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, यानी रूट 4 का होल स्क्वायर और प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो रूट 4 का गुणा कीजिएगा तो 4 होगा, और प्लस 1 का 1 होगा, तो क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो ये करनी के अंदर क्या हो जाएगा, करनी के अंदर 5 हो गया। तो इसी रेखा को जो है यहाँ पर क्या करता है, एस के पास दिखा दिया है, तो ये हो जाता है रूट क्या बोलते हैं 5। तो वही कहता है, देखिए ओडी वही कहता है कि रूट 3 को तो आप अंकित कर दिए, ओडी बराबर 2 और ओई बराबर रूट 5। इस प्रकार रूट 5 को संख्या रेखा पर प्रदर्शित किया जा सकता है, यानी रूट 5 को आप निकालिएगा तो इस संख्या को रेखा पर प्रदर्शित किया जा सकता है। तो अब रूट 5 जो है कहाँ से आता है, तो आप जो है यही में देखे हैं कि ये ए रेखा गई और यह रेखा जो इस पर लंब पड़ती है, तो यह क्या होता है, 90 डिग्री का कोण बनता है। तो यह जो है आपको जो है क्या बन जाता है, यह विकर्ण बन गया, विकर्ण बन गया ना, ओ डी। तो यही आता है आपका रूट 5। तो इसी रेखा को न दर्शाना है, संख्या को रेखा पर दर्शाना है, तो देखिए कहाँ दर्शाना है, यहाँ पर दर्शाना है, यहाँ पर दर्शाना है। तो ये आपका हो जाता है रूट 5। तो यही जो है ई से आप लेकर चले आते हैं एस के पास, तो आप जो है रूट 5 को दर्शा देते हैं। तो इस तरह से संख्या रेखा पर आप जो है बिल्कुल ही आसानी से जो है दर्शा सकते हैं। तो चलिए अब इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है, अब इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, कहता है कि प्रश्नावली 1.2 का चौथा नंबर क्वेश्चन कहता है कि कक्षा के लिए क्रियाकलाप वर्गमूल सर्पिल की रचना। कागज की एक बड़ी शीट लीजिए और नीचे दी गई विधि से वर्गमूल सर्पिल की रचना कीजिए। सबसे पहले एक बिंदु ओ लीजिए और एक लंबाई का रेखाखंड लाइन बनाइए। तो लाइन का रेखाखंड बनाइए। अब क्या कहता है, इसके बाद जैसे मान लेते हैं कि जैसे वो रूट 5 देखे, तो एक रेखाखंड बना लेते हैं और इस पर जो है
आपको जो है दर्शाना है। क्या दर्शाना है? तो एक वर्गमूल का सर्किल। देखिए अब क्या कहता है, यही ना रेखाखंड ले लिए, तो अब रेखाखंड ले लिए ओ, इसको मान लिए 1, इसको मान लिए √2 √3। कैसे आया है ये आप देखे पिछले क्वेश्चन में। तो इस तरह से इसको दर्शा रहे हैं ना। तो इसी को कहता है कि आप जो है एक वर्गमूल सर्किल के रूप में जो है दर्शाइए। अब यहाँ से भी इसको दर्शा सकते हैं, फिर यहाँ से बढ़ेंगे तो यहाँ पर भी 90 डिग्री का कोण बना, फिर दर्शा सकते हैं। फिर जो आगे बढ़ेंगे तो ये जो है 90 डिग्री का कोण बनेगा, फिर यहाँ से भी कर सकते हैं। यानी इस तरह से आप जो है कईयों का वर्गमूल जो है क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। कैसे? तो इस तरह से सर्पिल आकार में एक वर्गमूल के स्क्वायर के रूप में जो है आप कर सकते हैं। तो यह ओ क्या हो जाता है, यह ओ एक जो है क्या हो जाता है, एक केंद्र बिंदु हो जाती है। तो इसी रेखा से लेकर जो है एक पार्ट 2 पार्ट। तो इस तरह से √2 √3 √4 √5 √6 √7 √8 √9 इस तरह से आप संख्या को आप जो है एक स्क्वायर बना सकते हैं, उसको लिख सकते हैं। जैसे कि देखिए, जैसे कि आपको दिया है यहाँ पर कि ओपी खींचिए, ओपी खींचिए। तो ओपी खींचे है ना, लंबाई वाले OP1 पर लंब रेखाखंड P1 P2 खींचिए, जो आकृति में आपको देखे हैं। अब OP3 पर लंब रेखाखंड P2 P3 खींचिए तथा OP3 पर लंब रेखाखंड, इस तरह से लिखा हुआ है ना, तो इसको खींचिए। अब देखिए कैसे खींचेंगे। अब यही ना है कि O पर जो है P1 P2 P2 अब P2 के बाद होता है P3। तो इस तरह से लंब खींचेंगे तो ये क्या हो जाएगा, आधार लंब कर्ण, आधार इसके लिए फिर लंब कर्ण, फिर इसके लिए ये आधार ये लंब ये कर्ण। इस तरह से फिर आगे बढ़ेंगे तो ये लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा, ये कर्ण हो जाएगा। इस तरह से जो है आप बारीकी से जो है बहुत इत्मीनान से अपना पेन पेपर ले लीजिएगा। इस तरह से सर्किल जो है फिर यहाँ से देखेंगे तो ये 90 डिग्री का कोण बनाइएगा, तो ये हो जाएगा क्या, जो पहले कर्ण था ये लंब हो जाएगा इसके लिए, और यहाँ से जो है यह रेखा जो है क्या हो जाएगी, कर्ण हो जाएगी। फिर यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनेगा, तो यह जो है रेखा लंब हो जाएगी, और फिर यहाँ से जो है यह रेखा क्या लंब डालेंगे तो यह कर्ण हो जाएगी। तो एक तरह से आधार लंब कर्ण निकालते निकालते जो है संख्या रेखा के पास आप आ सकते हैं। तो वही कहता है कि संख्या रेखा पर एक सर्पिल आकृति बनाइए। जो आप पिछला क्वेश्चन पढ़े उसी आधार पर जो है आप बना सकते हैं। ठीक है, तो इसका जो है आप अध्ययन रफ पेपर पर बनाइएगा, उसके बाद फेयर कॉपी पर बनाइएगा। कहीं से आपको कंफ्यूज लगेगा क्वेश्चन तो आप कमेंट कीजिएगा, आपको पुनः जो है हम आपको इस क्वेश्चन को एक अच्छा से जो है वीडियो बनाकर केवल एक क्वेश्चन का जो है आपको हम दे देंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।